दिल्ली के ओखला की सियासत की अगर बात की जाएगी तो नाम आएगा आसिफ मोहम्मद खान साहब का। इसकी वजह है, कभी आप सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से, कभी आप जेल भी चले जाते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल का एक मामला है कि यूपी इरिगेशन की तरफ से एक बाउंड्री वाल जो अलशिफा अस्पताल है वहां पर उठाई जा रही थी। वहां पर भी आप पहुंचते हैं और जिस जेसीबी से खुदाई की गई है उसी जेसीबी से उसकी पटाई करवा देते हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं। आसिफ साहब, यूपी इरिगेशन की ज़मीन है और यूपी इरिगेशन के लोग वहाँ पर अ, दीवार खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन आपने उसकी मुखालफत की और एक मजबूत आवाज़ बनकर वहाँ पर खड़े हो गए और आपने उसको दोबारा से पटवा दिया। वजह क्या है? देखिए, मैं थोड़ा-सा और बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। देखिए कि दिल्ली में दिन पे दिन आबादी बढ़ती चली जा रही है। तकरीबन पौने 200 करोड़ के आसपास अ, ए 1 करोड़ 75 लाख 80 लाख की पॉपुलेशन है और ट्रैफ़िक का निज़ाम दरहम-भरम है। हर जगह जाम लगे हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, जब शीला दीक्षित थी तमाम फ्लाईओवर्स बनाए गए थे, रोड वाइंडिंग की गई थी, नई रोड्स बनाई थी। उसके बाद 10 साल से कोई रोडों के ऊपर जो रास्ते थे उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। अब तक लोगों का ये एक मानना है कि रोडों की वाइडनिंग तो कम से कम चौड़ाई बढ़ाई जाए और कहीं-कहीं पर देखने को मिल भी रहा है कि आबादी के हिसाब से, ट्रैफ़िक के हिसाब से उन रोडों की अगर वहाँ गुंजाइश है बराबर में, अगर उस रोड के आस-पास कच्ची ज़मीन है, तो उन रोडों की वाइडनिंग भी की जा रही है। लेकिन ये वाहिद ऐसा एक मामला हमारे सामने आया जो जामिया नगर थाने से लेके, बल्कि 13 ए रोड से लेके जामिया शाहीन बाग थाने से लेके जामिया नगर थाने तक वो रोड जाती है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर के जी। आसपास वो रोड होगी। वहाँ पर तकरीबन देखिए यहाँ कई रोड्स हैं जो यूपी गवर्नमेंट की रोड्स हैं जो लाइफलाइन कहलाई जाती है। उसमें से कालिंदी कुछ से रेत के से लेके और जामिया नगर थाने तक और 13 ए से जामिया नगर थाने तक और 6 नंबर की रोड है, इधर 40 फीटा है, ये यूपी इरिगेशन की रोड है। लेकिन ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। इन्हें मेंटेन करने का काम यूपी गवर्नमेंट का है और ये बल्कि मैं अगर और पीछे जाऊं तो ये अंग्रेज़ों के टाइम में ये दिल्ली स्टेट ने यूपी गवर्नमेंट को जगह दी थी। ये दिल्ली गवर्नमेंट की जगह है, दिल्ली स्टेट की जगह है। लेकिन क्योंकि यहाँ से आगरा कैनाल अंग्रेज़ों ने निकाला था, यहाँ स्टाफ रहता था और ओखला बैराज को मेंटेन करने के लिए ये रोड्स निकाली गई थी। उस ज़माने में अबुल फज़ल शाहीन बाग का वजूद नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर माशाल्लाह से अगर आप पूरे एरिया में देखें तो 6-7 लाख की पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर रोडों की वाइडनिंग करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, नेताओं की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि रोडों को और चौड़ा किया जाए। बनिस्बत इसके कि रोड रोज़-ब-रोज़ इंक्रोचमेंट के नाम पे तंग होती चली जा रही है और निज़ाम ट्रैफ़िक का दरहम-भरम है। अभी हमने कल ये देखा कि हमें सुबह खबर मिली कि अल-शिफ़ा हॉस्पिटल के सामने यूपी इरिगेशन वाले तकरीबन 35 फीट रोड की तरफ को बढ़कर, जो उनकी पुरानी बाउंड्री है, रोड का जो साइड पोर्शन था कच्चा, तकरीबन आधा किलोमीटर जामिया नगर थाने तक घेर रहे हैं और उनकी जेसीबी काम चल रही है। हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि तकरीबन 4 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा वहां खुदाई चल रही थी बाउंड्री करने के लिए। अरीबा कहीं ज़ाकिर हुसैन कॉलेज गई हुई थी, कोई डीयू का इलेक्शन चल रहा है। जी। मैंने फ़ौरन अरीबा को भी इन्फॉर्म किया, अरीबा भी पहुंची, मैं भी इमीडिएट पहुंच गया और हमने फोर्सली, जी। कोई रिक्वेस्ट नहीं करी। हम ये कहें कि हमने हाथ उनसे रिक्वेस्ट करी, हमने फोर्सली ये कहा कि हम किसी कीमत पर भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर किसी का इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे। ये मलकियत की बात है, हम मलकियत को चैलेंज आपके नहीं कर रहे। मलकियत तो मतलब यह है कि बहुत सी रोडें डीडीए की हैं, बहुत सी सीपीडब्ल्यूडी की हैं दिल्ली के अंदर, बहुत सी एमसीडी की हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी की हैं, कुछ एरीगेशन यूपी एरीगेशन की है, कुछ फ्लड एंड एरीगेशन दिल्ली गवर्नमेंट की है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस रोडों को मेंटेन करता है वो उस रोड पे इंक्रोचमेंट करेगा। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम किसी कीमत पर भी इस पे इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे। और मैंने उनसे, यूपी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो, उनमें भगदड़ मच गई। मैंने कहा गलतफहमी में मत रहना
कि आप ये सोच रहे हो कि ये योगी का बुलडोज़र है और आप योगी के यहाँ पर एक एम्प्लॉय बैठे हो कि आप जो आतंक यूपी में चला रखा है वो इस जेसीबी के ज़रिए आप जामिया नगर में आतंक काटोगे, किसी कीमत पर भी नहीं होने देंगे। मैंने ज़बरदस्ती उस जेसीबी से उस पूरी बाउंड्री फाउंडेशन जो खोदी थी, उसको मैंने वापस भरवाई। तो आपको देखने के बाद ही तो वो डर गए और इसीलिए फिर वो वापस चले गए, अफ़सरान भी चले गए। तो क्या फिर अब वो आगे कोई देखिए, कार्रवाई नहीं मेरा ये करेंगे? मानना है, मैं अभी किसी गलतफ़हमी में नहीं रहता हूँ। हो सकता है कि वो फ़ोर्स के साथ आए। इसलिए मैं लोगों से, जामिया नगर के लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, आपके इस भारत चैनल, एक्सप्रेस चैनल के ज़रिए कि देखिए, आपको अपने हकूक़ की लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना है। अगर आप ये सोचें सिर्फ़ नुमाइंदों का काम है ये, तो जो मुल्क के हालात हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आप उम्मीद ना रखें अपने नुमाइंदों से। नुमाइंदा इतना की ज़िम्मेदारी है कि वो मौके पर पहुँचे और आपकी मौके पे सरपरस्ती भी करे, आपकी नुमाइंदगी भी करे और आपके आपके बिहाफ़ पे अथॉरिटी से बात भी करे। ये तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन पब्लिक को अपना वजूद लोगों को दिखाना पड़ेगा। वो इंक्रोचमेंट चाहे कुछ अनासिर के ज़रिए किया गया हो, कुछ मुकामी लोगों के ज़रिए किया जा रहा हो या गवर्नमेंट के ज़रिए इंक्रोचमेंट किया जा रहा हो। आपके आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वो रोड्स हैं, एक तो मैं आपको, देखिए, मुझे कोई शर्म या उसकी बात नहीं है, पूरे ओखले का निज़ाम दरहम-बरहम है। सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम सीवेज सड़कों पर उबल रहा है ना? पूरा निज़ाम दरहम-बरहम हम इस 10 साल के अंदर ओखला का निज़ाम देख रहे हैं और पब्लिक महसूस भी कर रही है। अभी गलियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन काम चल रहा है हाँ, शाहीन हाँ, बाग अभी मैं पहले उसके बारे में बात जी। कर लूँ, मुझे अभी कोई गलतफ़हमी नहीं है। हो सकता है कि वो फ़ोर्स के ज़रिए वहाँ पर आएँ और ज़बरदस्ती बाउंड्री करने की कोशिश करें। इसलिए मैं ओखला के अवाम से भी आपके भारत एक्सप्रेस चैनल के ज़रिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा मौका आए तो हम आपसे अपील करेंगे और आप सब लोगों को मौके पर पहुँचना पड़ेगा। अगर कल को तो वो आपकी रोड भी बंद कर देंगे। कल को तो वो कहेंगे हमारी जायदाद है, हमारी प्रॉपर्टी है, यूपी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम तो रोड ब यहाँ से दीवार लगाएँगे। कल को आपका निकलना पड़ना भी बंद किया जा सकता है। तो वो वाइडनिंग की जगह है। आप उस रोड को चौड़ा करिए। बनिस्ब दोनों साइड में जो कच्ची जगहें पड़ी हैं, उनमें आप खरंजा लगाएँ वक़्ती तौर से, आरसीसी करें, डाबर करें, रोडों की वाइडनिंग बढ़ाइए। और अगर आप लोगों ने जो एन्क्रोचमेंट यूपी गवर्नमेंट की रोडों पे कर रखा है, आप उनको अगर हटाएँगे तो पूरा एरिया वेलकम करेगा, हम भी वेलकम करेंगे। लेकिन आप भी वही काम कर रहे हैं जो चंद लोग कर रहे हैं, एन्क्रोचमेंट रोडों को तंग करना, तो यूपी इरिगेशन भी रोडों को तंग करने की कोशिश कर रहा। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर लेवल पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, पीसफुल तरीके से लड़ेंगे। हमें धरने पे बैठना पड़े, हमें कोर्ट जाना पड़े, हमें पब्लिक को सड़कों पर उतारना पड़े, हम इसमें कहीं पे भी कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन आपके खिलाफ कई सारे केस दर्ज कर दिए जाते हैं। अभी हाल-फिलहाल में आपको ज़मानत हाई कोर्ट से मिलती है। आप आए हैं। अब जब इस तरह का मामला आएगा तो क्या फिर उनकी तरफ से ये आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है कि आप सरकारी काम में रुकावट या बाधा डालने की वजह से इस तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो क्यों नहीं आप उनके साथ अफ़सरान के साथ बैठ के उनके साथ बात करें और बताएँ कि इस तरह की समस्या या परेशानियाँ हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? शायद रास्ता निकल आए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, उम्र भी हो गई है और मैंने एमसीडी में भी रिप्रेजेंटेशन किया इस एरिये का। मैंने असेंबली में भी किया, दिल्ली सरकार में भी किया है। आज का जो हिंदुस्तान का माहौल है, जो माहौल क्रिएट कर दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी के भी ज़हनों में ज़हर भरा हुआ है। हमने कुछ कमिटमेंट किए थे जनता से कि हम बहुत ज़्यादा, तो अरीबा जब इलेक्शन लड़ रही थी, अरीबा ने कहा था कि मैं सैनिटेशन पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास लिमिट, हमें हमारी जो अगर आप स्क्वाड यार्ड के हिसाब से देखें तो हमें 450 इस वार्ड में सफाई कर्मचारी मिलने चाहिए, लेकिन हमें 110 मिले हुए हैं, जिसमें 10 लोग कम से कम रिटायरमेंट पर हैं, बिल्कुल बुढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, 10 औरतें हैं जो उनको कई प्रॉब्लम रहती हैं, प्रेगनेंसी है, छुट्टी पर हैं, 70-80 आदमी के मौके पर काम करते हैं। हमारे जो कूड़ेदान थे, हमने कहा था कि हम कूड़ेदान यहाँ हम हाई-टेक बनाना चाहते हैं, जिन्हें कहते हैं एफसीटीएस, जहाँ कॉम्पैक्टर लगते हैं और जहाँ कूड़ा सारा उन कॉम्पैक्टरों में अंदर जाता है और वो वहाँ से वो शिफ्ट किया जाता है।
ज़मीन पे कूड़ा नहीं डाला जाता। हमने उसके टेंडर भी करवा दिए, 2 8 नंबर पर और शाहीन बाग थाने के पास। लेकिन बदकिस्मती हमारे साथ ये है कि हमारे पास 1 इंच भी जगह कॉर्पोरेशन की अपनी नहीं है। हमारे पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का ऑफिस नहीं है, हमारे पास जेई के बैठने का नहीं है, हमें अटेंडेंस सफाई कर्मचारियों की दिन में 2 बार लगती है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे ऑफिस हमें दे रखा है सराय जुलैना में जाकर। हमारा जेई बैठता है सुखदेव विहार में। तो हमारे पास क्योंकि कोई जगह नहीं है, इसलिए हमने बार-बार यूपी इरिगेशन से रिक्वेस्ट करी, और मैंने ही नहीं की, मेरे पास ऑफिशियल लेटर भी हैं। हमारे कमिश्नर सीनियर आईएएस होते हैं, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को 2 बार करस्पॉन्डेंस किए और कहा है कि हमारे ये डब्बे रखे जाएँगे, हम सिर्फ बेस बनाएँगे, फर्श बनाएँगे मजबूत, उसके ऊपर हम कंटेनर रखते हैं जिसमें वो होता है, अगर आपको कल कल को ज़रूरत है, तो हम वो ज़मीन आपको लौटा देंगे। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया, या यूपी इरिगेशन ने। देखिए, वो कूड़ेदानों के लिए हमें जगह देने को तैयार नहीं है। उनके ज़हनों में एक ज़हर जो भरा हुआ है। आप ये देखिए कि कालिंदी कुंज से लेके जैतपुर थाने तक, वहाँ यूपी इरिगेशन की रोड है, उसकी वाइडनिंग कर रहे हैं, और हमारे जामिया नगर में हमारी रोडों को तंग कर रहे हैं। इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरा रवैया। तो उनको ये गलतफ़हमी थी कि ये योगी का बुलडोज़र है, और योगी के बुलडोज़र को तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना? लेकिन पब्लिक की ताकत के आगे ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, धमकियाँ नहीं चलती हैं। फ़ोर्स लेकर आएँगे, हम उस हिसाब से उनको जवाब देंगे। आज ओखला के हालात कोई बहुत साज़गार नहीं है। मैं जब एमएलए था, तो मैं ये 450 करोड़ रुपए की एक स्कीम लाया था, सीवेज और पीने के पानी की, जल बोर्ड की। और यहाँ के लोगों को याद होगा सबको कि गफ्फार मंजिल में उस स्कीम किया। मैं शीला दीक्षित का बेइंतहा एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और उन्होंने पूरी तवज्जो दी थी ओखला में, क्योंकि उनके बेटे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। मेट्रो उन्होंने स्पेशली हमें दी, हमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने दी। उसी में ये 450 करोड़ की दिल्ली की पहली स्कीम थी अनऑथराइज़ की। आज जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है ना? उनके ज़रिए वो काम, क्योंकि जो एमएलए बनेगा वो उसको रिप्रेजेंटेशन करेगा, उस डिपार्टमेंट को वो देखेगा। तो अब पूरी स्कीम को दरहम-भरम कर दिया। मैं, अब वो जेल में है, मैं बहुत ज़्यादा उनके पीछे उनकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन निज़ाम पूरे एरिया का दरहम-भरम है, और मैं नहीं, ये तो जनता भी इस बात को जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और मेरे टाइम में पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड ऐसी नहीं थी जहाँ मैंने सीवेज नहीं डाला हो। ठीक है, मेरे टाइम में पानी नहीं था, पानी आज भी नहीं है, लेकिन रोड और सीवेज का सिस्टम मैंने प्रॉपर किया था पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। वहाँ चाहे मुसलमान रहता हो, चाहे हिंदू रहता हो, या किसी बिरादरी, किसी मजहब के लोग रहते हो। और एक बात मैं आपको और अहम बात बता रहा हूँ कि मैं एमएलए 2 बार जीता, लेकिन मैं एमएलए रहा ऑफिशियली 5 साल, क्योंकि एक बार मैं बाई इलेक्शन में 4 साल के लिए जीता, एक बार जब री इलेक्शन हुआ उसमें मैं 10 महीने के लिए रहा। तो टोटल अगर मिलाएं तो मैं 5 साल एमएलए रहा। और उस ज़माने में एमएलए को 5 करोड़ रुपये 4 करोड़ रुपये सॉरी 4 करोड़ रुपये एक एमएलए फंड होता था, शीला दीक्षित के टाइम में। उस हिसाब से मुझे 20 करोड़ रुपए मिले थे 5 साल के अंदर, जो मैंने पूरे एरिया में, कोई रोड ऐसी नहीं है, आप सामने बैठे, 7 करोड़ रुपया तो मैंने यूपी गवर्नमेंट को दिया था। ये वाली और जो नाले वाली रोड है, इसको यूपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये वो ही मेंटेन करते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट को मैंने दिया था। और कोई रोड आज जो केजरीवाल के जब एमएलए जीत कर आए, क्योंकि सारे इन्हीं के जीत कर आ गए, 2-3 बीजेपी के पहली बार जीत कर आए, तो केजरीवाल ने एमएलए का फंड 10 करोड़ रुपए कर दिया था। उस हिसाब से देखें तो अमानतुल्लाह को 10 साल के अंदर 100 करोड़ रुपया तो एमएलए फंड में मिला। 450 करोड़ रुपया वो था जो शीला दीक्षित ने दिया था, और मेरे टाइम में वो मुश्किल से 8-10 करोड़ रुपया लग पाया था, क्योंकि इलेक्शन हो गया था, है ना? आज उस 450 करोड़ को दरहम-भरम कर दिया। एमएलए फंड 100 करोड़ रुपए कहाँ गया है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। इस बात का जवाब जो है जनता 2-3 महीने के बाद, जब असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, वो पब्लिक इस बात को अपने वोट की ताकत से ज़ाहिर करेगी कि एरिया में डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि कमिटमेंट बहुत थे। आप कमिटमेंट एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल तो उठा रहे हैं
कि जब 100 करोड़ रुपए उनको एमएलए फंड के तौर पर मिलते हैं, 450 करोड़ जो 2013 में शीला दीक्षित ने जल बोर्ड के थ्रू दिल्ली में दिया था, वो आप उस वक्त ओखला एमएलए असेंबली थे कॉन्स्टिट्यूंसी को ओखला कहा। असेंबली में। उस वक्त मैं खुद कवर कर रहा था, मैं इस बात का गवाह भी हूँ कि मैंने देखा था। तो अब अगर ये पैसा कहाँ चला गया फिर? अगर एलिगेशन नहीं है तो पैसे कहाँ देखिए, गए? काम तो मैं ओखला में नहीं आपको हुआ। ईमानदारी की बात बता दूं, क्योंकि फ़िलहाल अमानतुल्लाह जेल में हैं और मैं उनके पीछे और या उनकी फैमिली के बारे में, उनके पर्सनल अटैक करने में ज़्यादा यकीन नहीं रखता। आज 3-4 महीने के बाद हमें वो मौका मिलेगा, वो प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा जब हम लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे। उस टाइम जनता जो है ओखला की, अपनी वोट की ताकत से ये बात साबित करेगी कि जो बात आसिफ ने कही है या वो जो उन्होंने 10 साल के अंदर कमियां महसूस की हैं, उसमें अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कभी भी किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करी है। अमानतुल्लाह एक बार पिछली बार अरेस्ट हुए थे, पुलिस ने उनकी वाइफ पे केस रजिस्टर्ड कर दिया था। तो आप मैं खुद पहुँच उनके गए थे? उनकी सपोर्ट में उनके घर पे पहुंचा। जी। मैंने कहा था कि मैं अमानतुल्लाह पे जो एलिगेशन लगाए उसकी सफाई देने, वो उनको खुद देनी है। केस रजिस्टर्ड है उनके, वो खुद उसकी जवाबदेही उनकी है। लोग क्या-क्या उनके बारे में कहते हैं, कितने वक्फ बोर्ड के एलिगेशन लगे हुए हैं, कितने यहाँ के फ्लैटों पर या यहाँ की प्रॉपर्टियों पे लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी हिस्सेदारी है, जो डिस्प्यूट है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन मेन जो रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है, वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोगों की परेशानियाँ हैं, उनको हल करना उसकी प्रायोरिटी है ना? उस वैरायटी में वो कितने सक्सेस हुए हैं। देखिए, रही हमारी भी ज़िम्मेदारी है। मेरी बेटी अरीबा यहाँ से काउंसलर है, लोग उससे भी बहुत उम्मीदें करते हैं। लेकिन अभी देखिए, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इलेक्शन जीती। हमारे साथ एक माइनस पॉइंट ये रहा कि मैं काउंसलर रहा 10 साल, तो मैं अपोज़िशन का रहा। मैं एमएलए रहा 4 साल पहले टर्म में, तो मैं अपोजिशन का रहा। जी। फिर मैं जब 10 महीने के लिए जीता कांग्रेस के टिकट पर, तो फिर कांग्रेस अपोजिशन में चली गई। अब मेरी बेटी जो जीती है वो भी अपोजिशन की है। लेकिन अमानतुल्लाह के साथ ये प्लस पॉइंट रहा कि वो 10 साल गवर्नमेंट जिसकी सरकार है उसके वो एमएलए रहे, और आज कॉरपोरेशन में भी केजरीवाल बैठे हुए हैं। कुल 5 पूरे साल में, आप यकीन मानिएगा, मैं ऑफिशियली ये बात कह रहा हूँ, इसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इसको कोई इंटरप्ट करे। इस फाइनेंशियल ईयर में हर काउंसलर को सिर्फ 15 लाख रुपए दिए हैं, कुल 15। एक रोड भी 15 लाख में नहीं बन सकती। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि अरीबा को दिए, किसी और को ज्यादा दे दिए। केजरीवाल का जो काम करने का तरीका है, मैं उस मेरी समझ से वो बाहर की बात है। वो जो उनके काउंसलर हैं, बीजेपी के काउंसलर हैं, कांग्रेस के सभी को 15-15 लाख रुपए पूरे साल में मिले, कुल 15 लाख रुपए। और एक एमएलए को 10 करोड़ रुपये साल के वो दे रहे हैं। उसके अलावा भी अनऑथराइज का अलग बजट आता है, अनऑथराइज कॉलोनीज का, स्लम का अलग आता है ना? अलग अलग उन चीज़ों का बजट अलग आता है। जल बोर्ड का 400-450 करोड़ रुपया आया हुआ है। ये सब चीज़ें रहते हैं। काउंसलर के बहुत लिमिटेशन है। काउंसलर को मैं तो ये समझता हूँ एक तरह से वो जमादारों का हेड है, और सिर्फ झाड़ू लगाना। मैं नहीं लड़ाना चाह रहा था अरीबा को, क्योंकि मैं सिस्टम को समझता था। लेकिन पार्टी ने इतना प्रेशराइज किया कि कांग्रेस के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर हम अच्छे कैंडिडेट या अच्छे लोगों को नहीं लेकर आएंगे, तो हम शायद सीटें नहीं निकाल पाएंगे, एक भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए उन्होंने चुन चुन के उधर मतीन चौधरी की बहू को दिया, इधर अरीबा को दिया, ऐसे ही उन्होंने गिन गिन के उधर शुएब दानिश की वाइफ को दिया। उन्होंने देखा कि जो लोग निकाल सकते हैं, हमें प्रेशराइज किया कि नहीं लड़ाना है। मुझसे तो हद ये हो गई, जब मैंने अरीबा को मना कर दिया तो उन्होंने कहा फिर आप लड़िए। तो मैं तो एमएलए से बैकफुट पर जी। नहीं आना चाहता, आ सकता था कि मैं अब काउंसलर का लड़ूं। तो फिर मैंने मजबूरन अरीबा के लिए हाँ कहा कि चलो भाई अरीबा को लड़ा देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि अरीबा कोशिश कर रही है। हाँ, उसमें वो सलाहियत है कि वो बेटर कर सकती है। लेकिन रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट्स के एमसीडी के होते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो है। कहीं स्कोप नहीं है कि कॉरपोरेशन में रहते हुए कोई नेता बहुत बड़ा काम कर। सबसे बड़ी इस एरिया में प्रॉब्लम है सीवेज की, जो कॉरपोरेशन में आता ही नहीं। एक भी सफाई कर्मचारी हमारे पास जल बोर्ड का नहीं है, वो एमएलए के पास है 45 सफाई कर्मचारी। हमने प्राइवेट मार्केट से पकड़कर
तकरीबन अभी तक हम 2 साल, पौने 2 साल हो रहे हैं अरीबा को, हमने तकरीबन 25 लाख रुपया अपनी जेब से सीवेज पे खर्च किया है। प्राइवेट आदमी पकड़ के लोगों की कंप्लेंट अटेंड करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास झाड़ू लगाने वाले आदमी हैं। 25 लाख रुपए अपने जेब अपनी से। अभी भी हम जो अब पहले 8-8, 10-10 रखे थे, अभी भी हमारे पास 2 सफाई हमने सीवेज के 42,000 रुपए महीना उन 2 हम सीवेज के सफाई जो तैमूर नगर से आते हैं, हमने प्राइवेट, हमारे पास एक भी सफाई कर्मचारी सीवेज का नहीं है। लेकिन 90% कंप्लेंट है हम अटेंड करते हैं, क्योंकि लोग आज भी ये नहीं समझ पा रहे कि ये सीवेज का काम किसका है। जनरली सब लोग आते हैं कि जी काउंसलर के पास आए, किस लिए आए कि जी सीवर हमारा उबल रहा है। हम उनको बहुत समझाते हैं कि भाई ये जल बोर्ड का काम है, हमारे पास झाड़ू के आदमी हैं, सफाई कर्मचारी सरकारी एमसीडी ने दे रखे हैं, हमारे पास सीवर के नहीं है। लेकिन वो बजिद रहते हैं, उन्हें उम्मीद हमसे है, हम मजबूरन मार्केट से पकड़ के हम हज़ार-हज़ार, 1500 रुपए पर डे के हिसाब से उनको पेमेंट करके और लोगों अपनी जेब से पेमेंट करके उनकी सीवेज की प्रॉब्लम हल करवा रहे हैं। लेकिन जब ओखला की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि अभी एमएलए साहब के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, वो प्लेटफॉर्म आएगा इलेक्शन के दौरान, तो उस प्लेटफॉर्म से वो बात रखी जाएगी। आप ही की पार्टी में बहुत सारे दावेदार हो गए हैं। अभी इस वक्त कोई नए-नए दावेदार आ रहे हैं। कहीं पोस्टर देखने को मिलता है, बैनर देखने को मिलता है, होर्डिंग लगाते हैं, मीटिंगें शुरू हो गई हैं। वो आपके लिए कितना चैलेंज होंगे? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उसको चैलेंज में नहीं लेना चाहता, और पार्टी में अब राहुल गांधी देखिए बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं टिकटों के ऊपर, और वो कोशिश कर रहे हैं कि विनिंग कैंडिडेट्स या जो लोग काम करते हैं, आपने पिछली असेंबली का इलेक्शन में भी देखा होगा, परवेज़ हाशमी साहब नहीं माने। वो जबकि पहले एमएलए रहे, फिर वो राज्यसभा में एमपी रहे, फिर वो एमएलए की जिद पर उतर आए, और पौने 4 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,00,000 वोट मिला था, है ना? ये, और मैं उससे पहले जब 3.5 लाख वोट थे, मैं हारा था, तो तकरीबन मैं 25 से 30 हज़ार वोट लेकर, मैं शायद चंद लोगों में से था जिसकी ज़मानत ज़ब्त नहीं हुई थी। लेकिन इस बार अगर आप कांग्रेस पार्टी इस बात को अब बहुत अच्छी से समझती है, सर्वे भी चल रहे हैं, और देखिए दावेदारी तो जो भी कांग्रेस में होगा या कोई भी किसी पार्टी में होता, उसका छोटा वर्कर, छोटे से मन इन द सेंस अगर ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है, वो भी दावेदारी करता है कि टिकट मैं मुझे मिलना चाहिए, मैं जीतूंगा। तो टिकट मांगना किसी को हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो विनिंग कैंडिडेट्स को, ये कमी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी रही, जहाँ जहाँ उन्होंने जो लोग, क्योंकि पार्टी के साथ साथ आज की तारीख में लोग कैंडिडेचर भी देखते हैं। अगर आप आंख बंद करके, क्योंकि कांग्रेस के हालात दिल्ली में कोई बहुत साजगार नहीं है, आप ये कहें कि अंधे लूड़े लंगड़े को कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी तो वो जीत जाएगा, कहीं ना कहीं कैंडिडेचर भी बहुत अहमियत रखेगा इस इलेक्शन में। लेकिन हाँ, कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस का खाता ही नहीं, कांग्रेस उस पोजीशन पे पहुंचेगी कि लोग अचंभे में रह जाएंगे, है ना? तो आखिरी सवाल ये है कि आप जब बात कर रहे हैं कि टिकट मांगने का अधिकार और हक सबका है। जब टिकट मांगते हैं और फिर जब बहुत सारे दावेदार हो जाते हैं, तो आखिर में जब जिसको मिलता है तो उसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और जिनको टिकट नहीं मिलता है वो मैदान में आते हैं या वो बैक डोर से जाके मुखालिफत करने लगते हैं। ऐसा देखने को मिलता है इलेक्शन में। ये तो ये बिल्कुल, भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी, मेरे साथ जब मैं 2013 में इलेक्शन लड़ा था, मैं जब मैं 10,000 कांग्रेस से, जी, उससे पहले मैं अपोजिशन से लड़ा था, कांग्रेस ही मेरी मुखालफत जी। करते थे। जब मैं 2013 में लड़ा और 10 महीने एमएलए रहा, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 80-90% कांग्रेसियों ने मेरी मुखालफत करी थी, और बड़े जिम्मेदार कांग्रेसियों ने खुल के सड़कों पे मेरी मुखालफत करी थी। अभी अरीबा इलेक्शन लड़ी है, तो जितने भी अपने आप को कांग्रेस के वर्कर कहते हैं, डीपीसीसी में चेहरे दिखाई देते हैं, उन्होंने खुल के मुखालफत करी थी। लेकिन मेरा ये वसूल रहा है कि पिछली बार जब परवेज हाशमी इलेक्शन लड़े थे, तो आसिफ ने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ाया था। परवेज हाशमी ये नहीं कह सकते कि आसिफ ने मेरा मेरा टिकट कटा था, लेकिन मैंने, आप परवेज हाशमी साहब से भी पूछेंगे कि आपका जो पिछला इलेक्शन था, क्या आसिफ साहब ने लड़ाया था, जी, तो वो जी। ये कहेंगे वो लड़ाए थे, कि उसके बाद में जब फिर अरीबा जो आपकी बेटी है उनका इलेक्शन था, तो वो भी काफ़ी नहीं, वो मज़बूती से मजबूर हो गए थे, जी, जी। क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी मुखालफत करी थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उनका
मैं कांग्रेस में रहते हुए मेरा टिकट काटा, मैंने ईमानदारी से लड़ाया। लेकिन परवेज़ हाशमी साहब ने मेरा पीछे अरीबा का इलेक्शन लड़ाया, मैं इसमें कहने, लेकिन उनके दोनों बेटों ने खुल के सड़कों पर मुखालफत करी अरीबा की। परवेज़ हाशमी साहब ने लड़ाया। हो सकता है परवेज़ हाशमी साहब का कंट्रोल ना हो अपने बेटों पे, इस हद तक ना हो कि वो उनको रोक पाते, लेकिन परवेज़ हाशमी की मैं बुराई नहीं कर रहा। उन्होंने अरीबा का इलेक्शन लड़ाया, लेकिन उससे पहले 2000 में मैं इलेक्शन 13 में लड़ा 2020 था, में, हाँ। तो परवेज़ साहब ने मेरी मुखालफत करी थी कांग्रेस ही रहते हुए भी। तो मैं ये बात नहीं करना चाहता, मैं तो जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी जिसको दिया है, पहले भी जब से मैं कांग्रेस में हूँ, जब कांग्रेस ने जिसको दिया मैंने इलेक्शन लड़ाया। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और कीमती बातचीत के लिए। तो ये थे आसिफ मोहम्मद खान साहब, जो ओखला के एक्स एमएलए यानी साबिक रुकने असेंबली रहे हैं। अभी मजबूत आवाज़ बनकर ओखला की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कई बार आपको जेल भी जाना पड़ता है और अभी हाल फिलहाल में जेल से आए हैं। अब देखना होगा कि ओखला असेंबली इलेक्शन में टिकट किसके पाले में जाता है और किसको टिकट मिलता है। मैं हूं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।